रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान। नादरीन, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक फजलुर रहमान साहब का मामला हल हो जाएगा। कुछ टेलीफोनिक राब्ते भी हो गए हैं, बिलावल जरदारी भी इसमें रोल प्ले कर रहे हैं और फजलुर रहमान साहब भी थोड़ा पीछे हट गए। और आने वाले वक्त में फजलुर रहमान साहब वाला मामला जो है, ज़्यादा उसके इम्कानात ये हैं कि उनका मामला हल हो जाएगा। काफ़ी फजलुर रहमान पर तनकीद करवाई गई, एक अदालत ने उन्हें तलब भी कर लिया। उसके बाद फजलुर रहमान के ऊपर जितने पॉलिटिकल लोग और जिनके ज़्यादा अच्छे फ़ौज के साथ ताल्लुकात हैं, उन लोगों ने फजलुर रहमान साहब के बयान के ऊपर बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल भी दिया है। तो फ़िलहाल तो आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। फजलुर रहमान साहब का मामला ये है ना कि जो उन्होंने बातें की वो सारी बातें ठीक हैं। ख़ास तौर पे जो लश्कर वाली बात की वो उनकी बात बिल्कुल ठीक है, 100% ठीक है। लेकिन जहाँ वो कमज़ोर जुमला बोल गए या जहाँ उनसे गलती हुई, वो जोशे खिताबत के अंदर ये भी कह गए कि जनाब तनख्वाह लेके शहीद होते हैं तो हम पे एहसान ना डालें। ये कमज़ोर जुमला ये नहीं करना चाहिए था। देखें, कोई तनख्वाह लेके तो नहीं ना, कोई वो शहादत शहीद के लिए तो आप उसको इज़्ज़त करते हैं ना। यानी मैंने आपको कल अपने वीलॉग में बताया कि एक्चुअली जब मेरे से ये सवाल किसी फ़ौजी ने पूछा तो मैंने कहा जी आपको आपके काम के लिए हम तनख्वाह देते हैं। तो उसने कहा जी क्या इतने पैसों के लिए कोई शहीद हो जाएगा? मैंने कहा नहीं, शहादत के लिए हम इज़्ज़त देते हैं, शहादत के लिए हम कदर करते हैं, हम प्यार करते हैं। तो शहीद का तो एक रुतबा होता है, जितने मर्जी इख्तलाफात हों, जो मर्जी हो, जो भी शहीद होगा अपने वतन की खातिर, अपनी कौम की खातिर, उसका एक रुतबा, उसका एक मर्तबा है जो उससे कोई नहीं छीन सकता। और तमाम कौमें अपने शोहदा की इज़्ज़त और कदर करती हैं। यही पाकिस्तान में होता है। हमारे लिए शहीद चाहे फ़ौजी यूनिफॉर्म में हो, चाहे हाथ में कलम पकड़ा हुआ अरशद शरीफ हो, चाहे वो पुलिस की यूनिफॉर्म में हो, चाहे वो किसी और इदारे का आदमी हो जिसके ऊपर अटैक हो जाए, या एक आम शहरी जो अपने कारोबारी ज़िंदगी के लिए बाहर निकला, या वो बच्चे जो अपनी पढ़ाई के लिए बाहर निकले, उनके ऊपर भी दहशतगर्द हमला कर दें और वो शहीद हो जाएं, तो हमारे लिए सारे शहीद बड़े काबिल एहतराम हैं और उनकी बड़ी इज्जत है। ख़ास तौर पे जो बॉर्डर पे अपने वतन की हिफाजत के लिए, अपने वतन की ज़मीन को बचाने के लिए मारा जाए, वो तो बड़ा ज़बरदस्त शहीद है और उसकी बड़ी कदर होनी चाहिए। लेकिन मैंने आपको फिर वही बात कहूँगा कि प्रॉब्लम तब पैदा होती है जब शोहदा के अंदर तफरीक पैदा की जाती है। जब ये किया जाता है कि जनाब ये जो बलूचिस्तान का पुलिस वाला है, इसकी मैयत अगर सड़क पे पड़ी है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी क्या उसकी वर्दी सस्ती है, उसका खून सस्ता है। ये यहाँ प्रॉब्लम पैदा होता है। प्रॉब्लम तब पैदा होता है कि जिन इदारों के लोग शहादतें दे रहे हैं वो अपने ही लोगों पे जब बंदूक उठा लेते हैं तो प्रॉब्लम पैदा हो जाता है। फिर ऐसी बदगुमानियाँ और इस किस्म की नफ़रत जन्म लेती है जो पीछा करती रहती है। यही नफ़रत जो है वो जन्म ले चुकी थी बांग्लादेश में। इसी नफ़रत को हवा दी जा रही है पाकिस्तान में। तो इस नफ़रत को फैलाने से अगर रोकना है तो तमाम इदारों को अपनी अपनी आइनी हुदूद में वापस जाना पड़ेगा और अपने ही लोगों पर बंदूक उठाने का कल्चर बंद करना पड़ेगा। हाँ, अगर कोई मुजरिम है, किसी ने अगर जुर्म किया है तो पुलिस जाए, कानून के मुताबिक कार्रवाई करे, गिरफ्तार करे, अदालत में पेश करे और अदालत को इंसाफ करने दें। जिस तरह अदालतों को काबू किया गया, अदालतों पर कब्जा किया गया, उसकी कोई मिसाल नहीं है। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, फजलुर रहमान वाला मामला तो हल हो जाएगा। लश्कर वाला जो मौक़िफ़ है वो तो बिल्कुल ठीक है, लश्कर नहीं बनने चाहिए, लेकिन लश्कर बनेंगे। ये अचकज़ई साहब ने भी बता दिया और वो कैसे बनेंगे ये मैं आपको थोड़े दिन पहले बता चुका हूँ। देखिए, मैं आपको पहले इसलिए बता चुका हूँ कि मैं वो सारे इलाकों को जानता हूँ और वहाँ लोग मेरे साथ राब्ते में हैं। ये जो महमूद खान अचकज़ई है ना, ये भी बॉर्डर के करीब इनका इलाका है जहाँ पर ये रहते हैं, अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के करीब। और इनके इलाके में भी अफ़ीम की जो काश्त है वो होती है और पूरे बॉर्डर के ऊपर हो रही है। तो मंशियात की काश्त अफ़गानिस्तान में नहीं होती, अब पाकिस्तान में होती है और उसके वर्कर्स जो है वो अफ़गानिस्तान से आते हैं। रोज़ाना उनको राहदारी दी जाती है। कौन देता है? FCA वहाँ पे वो देते हैं। तो ये बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं, यहाँ पे आकर काम करते हैं। बरामचा में बहुत बड़ी एक फैक्ट्रियों का पूरा एक हब है, एक पूरा इंडस्ट्री लगी हुई है मंशियात की। ये सारा माल वहाँ पहुँचाया जाता है, वहाँ से मंशियात तैयार की जाती है, फिर पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में इसको भिजवाया जाता है। इस कारोबार के पीछे कौन है? सहूलत कौन देता है? सिक्योरिटी फोर्सेस की मदद के बगैर आप ये कारोबार नहीं पाकिस्तान में कर सकते, क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि सिक्योरिटी का काफिला गुजर रहा है और दोनों तरफ मंशियात लगी हुई है, उसके खेत लगे हुए हैं, बीच में से सिक्योरिटी का काफिला गुजर रहा है। तो उनको नजर नहीं आ रहा कि ये क्या लगा हुआ है। सबको सारा कुछ पता है। ये मिलजुल के कारोबार होता है। अब वो जो लोग कारोबारी हैं जो ये सब करते हैं, उनके बारे में महमूद खान अचकज़ई ने एक ट्वीट करते हुए कहा कि उनसे लश्कर बनवाया जाएगा। देखिए, जो स्मगलर है या जो मंशियात का कारोबार करता है या जो जराइम पेशा लोग हैं, उनको अगर आप शेल्टर दे दें और उन्हें कहें जी आप बनाएं, आप बड़े बड़े लश्कर बनाएं, तो वो बना लेंगे लश्कर। उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है? उनको ज़्यादा बंदूकें मिल जाएंगी, ज़्यादा गाड़ियाँ मिल जाएंगी, ज़्यादा फ्री हैंड मिल जाएगा, वो अपना काम भी करते रहेंगे।
तो अचक ज़ई साहब ने इस खदशे का इजहार किया। तो लश्कर बनाओ पॉलिसी जो है ना वो उल्टा नुकसान करेगी, कल को ये लश्कर आपके गले पड़ जाएंगे। फिर एक और बहुत अजीब काम होगा कि ये जो लश्कर आप बनाएंगे, बाद में वो तंजीमें जिनके साथ आपकी सुलह हो जाएगी वो और ये लश्कर आपस में लड़ते रहेंगे। ये सामने पुलिस वाले बैठे हैं, सुहेल अफरीदी खिताब कर रहे हैं, जरा ये आप सुनिए, बेबसी का इजहार आप सुनिए। उनके खिलाफ जिनकी गलती की वजह से मिस इंफॉर्मेशन होती है, झूठ बोला जाता है कि यहां पर दहशतगर्द है, इसी वजह से मासूम लोगों की शहादतें होती हैं। तो जिसने गलत इंफॉर्मेशन दी कि यहां पर दहशतगर्द है, हालांकि होते वहां पर मासूम लोग हैं, जिसने माटर गोला या ड्रोन अटैक किया, ये दोनों कसूरवार होते हैं। इनके खिलाफ एफआईआर भी होनी चाहिए और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए, लेकिन कौन करेगा? पाकिस्तान में किसी में जुर्रत है कि इनके खिलाफ आवाज उठाए? पाकिस्तान में किसी की जुर्रत है को इन पर एफआईआर करे? पाकिस्तान में किसी की जुर्रत है, जो भी है, हम बेचारे सियासतदान, हम तो मजलूम हैं। ये जो सुहेल अफरीदी साहब ने बात की ना, देखिए पहले ये तनकीद करते थे ड्रोन हमलों पे, पहले ये टारगेट करते थे ड्रोन हमले नहीं होने चाहिए, ड्रोन हमले गलत हैं। अब वो अपनी तनकीद को मोड़ कर ले आए हैं कि ड्रोन हमलों के लिए जो लोग इन्फॉर्मेशन देते हैं वो लोग गलत हैं। पहले कहते थे ड्रोन हमले पे एफआईआर होनी चाहिए, अब वो कहते हैं कि जो ड्रोन हमलों के लिए गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं उनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। तो क्या कोई उनके ऊपर एफआईआर करेगा? किसी में हिम्मत है? यानी ड्रोन हमले पे एफआईआर देना तो बहुत दूर की बात है। जब ये साहब आए थे सुहेल अफरीदी साहब और उन्होंने कहा था कि ये वज़ीर आला बनने के बाद ड्रोन हमले रुकवाएंगे, और इनका दावा था कि ड्रोन हमलों के ऊपर एफआईआर भी होंगी, इनके सारे लोग भी यही कह रहे थे, तो उस वक्त हमें लग रहा था कि शायद ये कर पाएं, लेकिन एक भी एफआईआर ड्रोन हमले के खिलाफ नहीं कर पाए। अब वो बेबसी का इजहार कर रहे हैं कि ड्रोन हमले तो अपनी जगह, जो बंदा गलत इंफॉर्मेशन देता है जिसकी बुनियाद के ऊपर मासूम लोग मारे जाते हैं, इंफॉर्मेशन देने वाले पर भी एफआईआर देने की जुर्रत नहीं है, हिम्मत नहीं है। तो ये एक लेवल का सरेंडर है। इमरान खान होते तो शायद वो हिम्मत दिखा देते, उन्होंने माजी में भी ड्रोन हमले बंद करवाए थे, हो सकता है वो करवा देते, लेकिन सुहेल अफरीदी साहब ने अमली तौर पे हाथ खड़े कर दिए हैं। उसका आद में उसका कर्जा हो जाए ना तो वो डिफॉल्ट हो जाता है, लेकिन हम 70% तक हमारा कर्जा पहुंच गया है हमारे टोटल जीडीपी के। तो पाकिस्तान को अनाउंस करना चाहिए, वो ये कह रहे हैं हसन जफर साहब, लेकिन पाकिस्तान डिफॉल्ट का इसलिए भी ऐलान नहीं कर रहा कि हमारा ग्रे एरिया बहुत बड़ा है, यानी पाकिस्तान जो है उसके और भी बड़े मसाइल हैं। और डिफॉल्ट अगर ये इस वक्त ऐलान कर देते हैं तो आसिम मुनीर साहब का मुकम्मल सरेंडर अनाउंस हो जाएगा कि मईशत में पूरी तरह नाकाम हो गए, क्योंकि एक भी फील्ड में आसिम मुनीर साहब कामयाब नहीं हुए। ये मैंने आपको बताया, मुकम्मल फेलियर हो चुका है मौजूदा रजीम का। और ये पूरी कहानी आपको इन दो जुमलों में, जो अभी हसन जफर साहब के मैंने आपको बताए, मईशत के माहिर हैं, वो ये बता रहे हैं किस तरीके से हम सिक्योरिटी के बहाने बनाकर दुनिया को कहते हैं कि हम पैसे नहीं दे सकते या हमारे हालात बहुत ख़राब हैं, हमारी मदद करें। और दूसरा, हम डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं लेकिन हुकूमत अनाउंस नहीं कर रही, ये बात भी इन्होंने क्लेम किया। देखिए, डिफ़ॉल्ट तो आपने करना है, जो आपकी पॉलिसियाँ, जो आपकी हरकतें। मिसाल के तौर पे आप ये देखें, एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अंदर ये खबर छपी हुई है, और ख्वाजा आसिफ ने कल हमला कर दिया था शहबाज राणा साहब पे। ये जर्नलिस्ट हैं और ये खबरें देते हैं। अब बजाय खबरें पढ़ के मुल्क को ठीक करने के ये सहाफ़ियों के ऊपर हमला कर रहे हैं। जनाब, आपकी खबरों की वजह से सरमायाकारी नहीं आ रही। ख्वाजा आसिफ साहब, आपकी और एस्टेब्लिशमेंट की करतूतों की वजह से सरमायाकारी नहीं आ रही। शहबाज राणा की खबरों का इसमें कोई कसूर नहीं बेचारे की। वो तो जो खबर होती है वो दे देते हैं, आपका मौक़िफ़ आता है वो भी बयान कर देते हैं। वो तो एक बहुत बैलेंस्ड अप्रोच के साथ चल रहे हैं, लेकिन आपकी हुकूमत बैलेंस्ड नहीं है। आपने जो घटिया पॉलिसियां बनाई हैं, आपने और एस्टेब्लिशमेंट ने, उनकी वजह से पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं आ रही। हुआ यह था कि 2006 में एक मुनाल रेस्टोरेंट बना था मारगला के पहाड़ों में, और 15 साल की लीज के ऊपर मुनाल रेस्टोरेंट के मालिक ने यह जगह ली थी 2021 तक के लिए। लीज खत्म होने से 2 साल पहले यानी 2019 में पाकिस्तानी फौज का एक इदारा है, रिमाउंट वेटनरी एंड फार्म्स डायरेक्टोरेट, तो ये जनरल हेडक्वार्टर यानी जीएचक्यू का इदारा फौज का, ये आ जाता है मैदान में और ये एक लेटर लिखता है मुनाल वालों को कि जनाब अब आपने किराया हमें देना है, और पिछले 3 साल का किराया भी आपने हमें देना है। आपने सीडीए को किराया नहीं देना, यानी कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी जो सीडीए है, इस्लामाबाद की मलकियत जिनके पास है, आपने गवर्नमेंट को किराया नहीं देना, आपने किराया हमें देना है, क्योंकि ये जगह अब हमारी है और हम हैं इसके मालिक। पिछले 3 साल का किराया भी जमा करवाओ। अब जनाब मुनाल वहां पे पैसे जमा कराता है, किराया सीडीए वाले कहते हैं हमें किराया दो, और जो पाक फौज है वो कहती है जी हमें किराया दो। अब वो दो जगह पे किराया दे रहे थे, ये मामला लेकर वो अदालत में चले गए और उन्होंने कहा जी कि अब हम किराया इनको दे रहे हैं, तो आप गवर्नमेंट से या सीडीए से हमें पैसे वापस दिलवाएं। ये मामला चला गया हाई कोर्ट में।
जब ये मामला हाईकोर्ट में गया तो अतर मनुल्लाह साहब ने इस मामले को पकड़ लिया और उन्होंने कहा जी ले आओ सारे इसके कागज, क्योंकि ये तो नेशनल पार्क का इलाका है, ये तो आवाम के लिए एक नेशनल पार्क है जहां पे जंगल होगा, जहां पे तफरीह की चीजें होंगी और यहां पे किसी सूरत भी आप ये सारी एक्टिविटीज नहीं कर सकते, ये नेचर को नुकसान पहुंचा रहे हैं आप, आलूदगी पैदा हो रही, तो ये इलाका है ही नहीं आपका। तो कागजात ले आए, दर्जनों समातें हुई, सहाफ़ी जाते रहे और जो जीएचक्यू की जानिब से जो वकला आते थे वो कोई रिकॉर्ड पेश नहीं कर सके, बल्कि वो कहते थे 1910 से ये ज़मीन हमारी है, लेकिन कोई एक भी कागज़ या एक भी रिकॉर्ड वो अपने क्लेम के हक में पेश नहीं कर सके। तो अतर मनुल्लाह साहब ने कहा जी ये नेशनल पार्क की जगह है, ये ना मुनाल की है ना जीएचक्यू की है, किसी की नहीं है, नेशनल पार्क की। मामला चला गया कादी फायद ईसा के पास, तो कादी फायद ईसा ने भी इसके ऊपर फैसला दे दिया। अब ये मामला एक रिव्यू में गया, रिव्यू के अंदर भी फारिग हो गया, लेकिन जब आईनी अदालत बनी तो वो तो आपको पता है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में है, तो वहां पे हसन अजहर रिजवी साहब की सरबराही में एक बेंच बनता है और फिर ये किराया बड़ा अरसा जो है ना वो ट्रायल कोर्ट के अंदर भी जमा होता रहा। ये लगभग कई साल तक ये ट्रायल कोर्ट के अंदर कुछ 6 करोड़ रुपए तक का किराया वहां पे भी जमा हो गया था। अब आईनी अदालत ने कह दिया जी फेयर ट्रायल नहीं हुआ और आईनी अदालत ने पिछले सारे फैसले फारिग कर दिए। यानी ये जो 8000 एकड़ से ज्यादा जमीन के ऊपर दावा किया गया जीएचक्यू की जानिब से, तो उन्हें इसका सबसे बड़ा फायदा हुआ। अब ये जमीन जीएचक्यू की है क्योंकि फैसला फारिग कर दिया गया। पहले अदालती फैसले ये कहते कि ये नेशनल पार्क की जमीन है, ये इन्वायरमेंट के लिए है, नेशनल पार्क की जमीन है, अवाम इसकी मालिक है, लेकिन जीएचक्यू का क्लेम जिसके हक में वो कोई एक कागज भी पेश नहीं कर सके, उनका क्लेम पहले वाले फैसलों ने उड़ा दिया था, अतर मनुल्लाह ने और कादी फायद ईसा ने। अब जनाब जो नया फैसला आया उसके मुताबिक उन्होंने कहा सिविल कोर्ट डिसाइड कर लेगा और सिविल कोर्ट भी डिसाइड करेगा, वो जो 2 एकड़ मुनाल के पास है ना, 2-3 एकड़, उसके ऊपर डिसाइड करेगा कि मुनाल अपने 2-3 एकड़ का मामला लेकर चला जाएगा सिविल कोर्ट के अंदर, बाकी सारा फैसला कलअदम और अब सारा कब्जा सारा कंट्रोल जो है वो चला गया जीएचक्यू के पास। इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर ह्यूमन राइट्स तंजीम ने खबरदार किया कि पाकिस्तान में अदालती करप्शन मुनज़्ज़म शक्ल इख्तियार कर चुकी है और खदशा है कि ये ग्रैंड करप्शन तक पहुंच जाएगी। तंजीम ने अंडर द बेंच पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ में बदउनवानी के खतरात का जायजा के उन्वान से एक रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट में 26वीं और आईनी तरामीम को एक बड़ी वजह करार दिया है और मुतालबा किया गया है कि अदलिया की आज़ादी यकीनी बनाने के लिए 26वीं और 27वीं आईनी तरामीम मनसूख की जाएं। ये नाज़रीन अब दुनिया से आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं, लेकिन पाकिस्तान में तो फैसले हक में आ रहे हैं मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के और वो आईनी अदालत से वो सारे फ़ायदे उठा रहे हैं जिसके लिए ये अदालत बनाई गई थी। फ़ायदे फिर जजेस भी उठाते हैं ना। मिसाल के तौर पे एक और ख़बर देखें, कितनी इंटरेस्टिंग है, आपको बड़ा मज़ा आएगा आपको इस खबर का। ये जनाब पंजाब के जज साहिबान के लिए एक सहूलत दी गई है कि जितने भी जुडिशल अफसरान हैं उनको सब्सिडी के ऊपर गाड़ियाँ लेके दी जाएंगी और ये कीमती गाड़ियाँ जिनकी कीमत 40-50-60 लाख रुपए तक हो सकती है, 2.5 से 3 लाख रुपए में अफसरान इन गाड़ियों को ख़रीद कर अपने घर ले जाएंगे। यानी कितनी मज़े की बात है। जो गाड़ी आप मार्केट में जाते हैं और आप खरीदते हैं आपको मिलती है 50 लाख में, 60 लाख में, 40 लाख में। ये वाली गाड़ी जो जज साहिबान हैं या जो जुडिशल अफसरान हैं और बहुत बड़ी तादाद में है ये, इन्हें ये गाड़ी 2.5 लाख से 3.5 लाख के बीच में मिल जाएगी। तो मौजा ही मौजा। अब मुझे आप बताएं ना, ये वाले जजेस नून लीग के खिलाफ या पंजाब हुकूमत के खिलाफ कोई फैसला दे पाएंगे जिन्हें आपने इतनी बड़ी रिश्वत दे दी है, इतना बड़ा फ़ायदा आपने दे दिया है। पाकिस्तान में कहीं किसी को ये फ़ायदा नहीं है, लेकिन यहां पे ये फ़ायदा दिया जा रहा है। तो आप समझ जाए ना कि मामला कैसे चल रहा है, हर चीज़ को कंट्रोल करना है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी अल्लाह।